अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर्स हैं आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जो आपकी न्यू इंटर फिजिक्स की बुक आई है उसके अकॉर्डिंग है। चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम हैंस ऑरेस्टेड था, उनका नाम हैंस ऑरेस्टेड था, उन्होंने ये हमें एक बात बताई। उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि भाई जब आप एक वायर लो और उस वायर के साथ एक कंपास आप रखते हो तो इस वायर में करंट कैरिंग वायर होनी चाहिए जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो, अपवर्ड हो। तो जब हम करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास रखते हैं तो इसको रखने से ये कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो वो ऐसे हो सकता है अगर हम इस वायर में मौजूदा करंट की डायरेक्शन आई को चेंज कर देते हैं तो वो कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये हमें किसने बताया? ये हमें हैंस ऑरेस्टेड ने बताया। और ये हमें कब बताया? ये हमें 1819 में इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन हमें सामने रखी थी। इन्होंने कहा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सवाल ये है कि सर एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कैपिटल बी और ऊपर एरो के साथ डिनोट करते हैं, इसके साथ साथ इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए। तो जवाब हमें ये मिला कि भाई मसला ये है कि जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करो आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसमें हमने कहा कि करंट जब मूव करता है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब यहाँ से इन प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, हमने कहा कि वो पॉजिटिव इन नेचर होगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, हमने कहा कि वो नेगेटिव इन नेचर होगी। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके पास सिर्फ कौन सी फील्ड बचती है? मैग्नेटिक फील्ड बचती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमें हैंस ऑरेस्टेड ने ही बताई थी। अब हुआ ये कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसको किस तरह से। अब हमने कहा कि फर्स्ट करो कि आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से आई। हमने कहा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ही एक पॉइंट पी है और हमने इस पॉइंट पी के ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है। तो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? ठीक है, एक तो हमारे पास ये कन्फ्यूजन आ गई। हमने एक चीज़ और नोट की जो कि हमें हैंस ऑरेस्टेड ने ही बताई, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही देखी। वो हमने ये देखी कि एक मिनट, वो हमने ये स्टूडेंट्स ये देखी कि हमने कहा कि फर्स्ट करो आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन हमारे पास और थी। क्या थी हमारे पास? एक अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और उसके साथ आपने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रख देते हैं जिसकी वेलोसिटी आपके पास क्या हो? इक्वल टू 0 हो। तो एक बात याद रखिएगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं होगा। एक और कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई है और आप इसके साथ एक इलेक्ट्रिक चार्ज रख देते हैं जो एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो इसमें से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, या तो वो इस तरह से चेंज करेगी या तो वो इस तरह से चेंज कर सकती है। ठीक है, तो हमें एक और ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका वास्ता आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है इसकी वेलोसिटी से भी होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका वास्ता आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वेलोसिटी से भी होता है। तो हमें ये बात एक और सीखने को मिली। ठीक है, अब सवाल हमारा ये था कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ हमने एक पॉइंट पी रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पी के ऊपर हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करें। तो भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट मैदान में आते हैं, एक और साइंटिस्ट मैदान में आते हैं जिनका नाम है हमारे पास बायोट एंड, जिसको हम बोलते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन पे और मेरी अंग्रेजी के ऊपर मत जाना, कॉन्सेप्ट्स को फील करना। ये हमसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आपके पास एक कंडक्टर आई है, मतलब जिसमें से करंट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई आप इस पॉइंट पी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करो, तो आप क्या करोगे, इस पूरे हम, तो बायोट ने कहा कि भाई हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है, या जो है हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरे जो वायर आपको नज़र आ रहा है पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट के ऊपर मालूम करके दिखाएं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अब आपने क्या करना है, आपने सपोज करो आपने इस वायर को एक छोटे से पार्ट डीएल के अंदर तोड़ देना है, इस छोटे से पार्ट डीएल के अंदर तोड़ देना है, और यहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर करना है इस पॉइंट पी तक, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करना है इस पॉइंट पी तक। लेट सपोज कि इसका जो डिस्टेंस पॉइंट पी तक है वो एल है, और हमने जो वायर को तोड़ा है वो डी एल है, हमने जो वायर को तोड़ा है वो डी एल है। ठीक है, ये इसका एंगल है थीटा, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, दिस इज द एंगल फॉर थीटा। अच्छा जी, तो आपके पास ये इसका एंगल है थीटा। तो अब इस पॉइंट के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम की जाए, तो हमें बायोट एंड सेवर्ट लॉ ने कुछ कंडीशंस बताई कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कंडीशंस बताई हैं पहले हम वो लिख लेते हैं ताकि उससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करें। ये जो आपके पास कंडीशंस क्या है, जिस फ्रेंड्स कंडीशन पहली हमारे पास ये है कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप इस वायर की मालूम करना चाह रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट आई के। मतलब जितना ज़्यादा करंट उस वायर में मूव कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, उतनी ज़्यादा या उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप उस पॉइंट पी के ऊपर मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल साइन थीटा। ठीक है, जो थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वायर एंड द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आपके पास जा रहा है और इस वायर के दरमियान को जो एंगल आप मालूम कर रहे हो, ये एंगल, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होगा तो आसानी से हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के। अब लाजमी सी बात है, अगर हम वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, अगर हम वायर का ये वाला वायर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगी। अगर हम वायर का ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर प्लस कर लेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा पार्ट हम वायर के इसमें कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम इस पॉइंट के ऊपर मेजर कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट पर हमें मालूम पड़ा कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम डीवी कहेंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डीएल होगी। ठीक है, आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये सारी कंडीशंस हमें मालूम हुई। बायोट एंड सेवर्ट ने हमें फिर एक फॉर्मूला बना के दिया। उसने ये कहा कि अब आपके पास जो मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dl length of fire dB है, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो हम डी यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट। और जब हम वेरी स्मॉल मेजरमेंट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं हम, वेरी स्मॉल मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तब हम ये डी का इस्तेमाल करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को रखते हैं। हमने कहा कि जो डी भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, डी एल के, क्रॉस डी एल, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। जब एक प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म होती है तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ करेंगे म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आई क्रॉस डी एल ओवर आर स्क्वायर एंड डी वी। This is the vector form of Biot and Savart law. This is the vector form of Biot and Savart law. ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है बायोट सेवरेट लॉ की, हम लिख देते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा भाई वेक्टर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म नहीं है? वो देखो इस कंडीशन में यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, और ये क्रॉस हमें बताता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और डीएल है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डीबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर हम इस क्रॉस को ख़त्म कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बचेगी। तो हमारे पास अब आर स्क्वायर बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर फॉर्म आती है किसकी, बायोट एंड सेवरेट लॉ की। ये आपके पास क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट एंड सेवरेट लॉ। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर व्हाट इज मीन बाय म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आपके पास जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये आपके पास जो म्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, या फिर हम एयर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है बायोट एंड सेवरेट लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग की कहानी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।